एक ऐसा घोटाला जिसने खबरों में आकर उस समय की सरकार की नींव हिला डाली थी। केंद्र की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक इस घोटाले के तार जोड़े गए। देश में हड़कंप मच गया और मीडिया ने इस घटना को इतना उछाला कि उनकी टीआरपी बढ़ती ही गई। और हो भी क्यों ना, आखिर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम यानी वित्तीय घोटाला जनता के सामने आया था। आज मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में से एक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की। साल 2008 में सामने आए इस घोटाले की गूंज आज तक सुनाई देती है। यह स्कैम न सिर्फ सुनने में काफी बड़े अमाउंट का था, बल्कि इसे उतनी ही चालाकी से अंजाम भी दिया गया था। 1,76,000 करोड़। उस समय के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी रहे विनोद राय ने यह आंकड़ा दिया था इस स्कैम को, यानी कि देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि हमारे और आपके जैसे देश के अरबों लोगों के हक के पैसे गायब। यकीनन देश ने इतना बड़ा स्कैम कभी नहीं देखा था, इसीलिए यह जानना जरूरी है कि यह सब कब और कैसे शुरू हुआ। साल 2007 की बात है। केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार अपने पहले कार्यकाल को लगभग पूरा कर चुकी थी। 2007 के मई के महीने में प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट में बदलाव करते हुए कई विभागों के मंत्री बदल दिए। देश के नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने तमिलनाडु के नीलगिरिस से चुनकर संसद में आने वाले अंडीमुथु राजा। टेलीकॉम विभाग इस समय काफी नए बदलावों से गुजर रहा था। तब 4G या 5G का नहीं, बल्कि 2G मोबाइल नेटवर्क का जमाना था, जो 40 से ज्यादा कंपनियों द्वारा करीब 50 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा था। यहीं से शुरुआत हुई इस घोटाले की, जिसे प्राइवेट कंपनीज और सरकार में ऊंचे पद पर बैठे लोगों द्वारा मिलीभगत से अंजाम तक पहुंचाया गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केंद्रीय सत्ता के ताकतवर लोगों ने देश के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और देश को करोड़ों का चूना लगाया। पहले जान लेते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम है क्या और सरकार इसका क्या इस्तेमाल करती है। स्पेक्ट्रम यानी तरंग, एक ऐसा मीडियम जो दिखता नहीं है, लेकिन दुनिया में अरबों लोगों को फोन और इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है। ये तरंग हमारे चारों ओर फैली होती है और इन्हीं के माध्यम से हम दूर बैठे किसी से मोबाइल फोन या इंटरनेट के जरिए संपर्क कर पाते हैं। स्पेक्ट्रम को हवा और पानी के जैसे ही एक प्राकृतिक वस्तु माना जाता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स। इसीलिए इन पर सभी देशवासियों का बराबर का हक है। कोई भी इन तरंगों का इस्तेमाल करके कहीं भी संपर्क कर सकता है, लेकिन सरकार ऐसा करने की इजाजत सबको नहीं देती। ऐसा इसलिए कि अगर हर कोई अपने मन से तरंगों का इस्तेमाल करने लगा तो फिर किसी का भी संपर्क नहीं बन पाएगा। स्पेक्ट्रम की कई फ्रीक्वेंसीज निर्धारित की जाती हैं। सिर्फ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सुविधा होती है। स्पेक्ट्रम के इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के इस्तेमाल के लिए किसी भी व्यक्ति या कंपनी को सरकार से लाइसेंस लेना होता है। इन्हीं लाइसेंस को बेचकर सरकार के खजाने में पैसा जमा किया जाता है। ठीक यहीं पर 2007 के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा खेल कर देते हैं। मई में कुर्सी संभालने के बाद ए राजा ने अगस्त 2007 में लाइसेंस की बिक्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी डीओटी को प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। 25 सितंबर को टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 6 दिन का समय देते हुए सारी कंपनीज को लाइसेंस के लिए अपने अपने आवेदन 1 अक्टूबर 2007 तक भेजने के लिए कहती है। भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट के उपभोक्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 2007 में करीब 40 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उपभोक्ताओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि करीब 46 कंपनीज की तरफ से कुल 575 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इतने सारे दावेदार होने के बावजूद टेलीकॉम मिनिस्ट्री और उसके मुखिया ए राजा ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की बजाय उसे तय दाम में बेचने में फायदा बताया, जबकि जाहिर सी बात है कि इतने सारे आवेदन होने के कारण खुली नीलामी सरकार के लिए कमाई का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकती थी। पर यह कमाई असल में कभी नहीं हुई। ये बात शायद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मालूम थी कि स्पेक्ट्रम नीलामी में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए नवंबर 2007 में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को लिखे गए खत में उन्होंने राजा से नीलामी में सावधानी बरतने और सभी नियम कानूनों का पालन करने की हिदायत दी थी। लेकिन ए राजा ने प्रधानमंत्री की एक न सुनी।
आवेदन की तारीख 1 अक्टूबर 2007 तय होने और 575 आवेदन मिल जाने के बावजूद डीओटी ने खुद के बनाए नियम से पलटते हुए 2008 में ये तय किया कि अब सिर्फ उन्हीं कंपनीज को लाइसेंस मिलेगा जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को ही आवेदन दे रखा था। यानी कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने खुद के ही तय किए हुए तारीख को तवज्जो देने से इनकार कर दिया। ए राजा ने यह फैसला किया कि उनका मंत्रालय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर लाइसेंस का आवंटन करेगा। यानी अब 25 सितंबर 2007 को भी जिन कंपनियों ने अपने आवेदन डाले थे, उनमें से भी जिसने पहले आवेदन भरा था, लाइसेंस उसी को मिलना था। ऐसे मनमानी भरा फैसला लेने के लिए ए राजा को प्रधानमंत्री से फटकार भी मिली। वित्त मंत्रालय ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री से इस फैसले का विरोध जताते हुए डीओटी को पत्र लिखकर इस पर फिर से विचार करने की मांग की। हालांकि डीओटी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मनमाने ढंग से लाइसेंस का आवंटन कर दिया और स्वैन टेलीकॉम, यूनिटेक और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनीज को लाइसेंस मिल गया। फिर आता है 2009 का साल, देश में आम चुनाव का साल। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार पर स्कैम के आरोप 2007 के कोयला आवंटन घोटाले के बाद से ही लगाए जा रहे थे। बहरहाल चुनाव होता है और सहयोगी पार्टियों के साथ के बल पर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में वापस आ जाती है। यूपीए सरकार का दूसरा साल शुरू होने के तुरंत बाद मई महीने में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने टेलीकॉम वॉचडॉग नामक एक एनजीओ से मिली शिकायत के बाद सीबीआई को इस आवंटन में हुई धोखाधड़ी का पता लगाने को कहती है। यहाँ शिकायत में स्वैन टेलीकॉम नाम की कंपनी का जिक्र आता है, जिसे कौड़ी के भाव पर लाइसेंस आवंटित किए गए थे। जाहिर सी बात है, ऐसी कंपनी को लाइसेंस देने के बदले में मोटी रिश्वत वसूली गई थी। यानी कि जो पैसा सरकारी खजाने में जाने वाला था, वो चंद लोगों की जेब में जा रहा था। सीबीआई तक मामला पहुंचने की खबर सार्वजनिक रूप से फैलने के बाद आने वाले कई दिनों तक ये घोटाला सुर्खियों में रहता है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। जुलाई 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट डीओटी द्वारा जारी किए गए 25 सितंबर के कट ऑफ की तारीख को गैर कानूनी ठहराते हुए उसे रद्द करने का फैसला सुनाती है। इसी साल अक्टूबर के महीने में सीबीआई ने डीओटी के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात लोगों और कंपनीज के नाम पर एफआईआर दर्ज करती है। इन एफआईआर में आईपीसी की कई धाराओं के अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी पीसीए को भी जोड़ा जाता है। सीबीआई की छानबीन चलती रहती है और उधर सुप्रीम कोर्ट में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम का एक एनजीओ केंद्र सरकार और टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर 2008 में 2G लाइसेंस के आवंटन में 70,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी बताकर एक पीआईएल दाखिल कर देता है। कारणवश सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2010 में केंद्र सरकार और ए राजा को इस मामले में सफाई देने के लिए 10 दिनों का समय देकर नोटिस जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ए राजा को प्रधानमंत्री द्वारा लाइसेंस आवंटन के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए बुरी तरह फटकार भी लगाती है। इसके बाद शुरू होती है इस केस में कहानी असली ड्रामे की। केस में एक और नाम सामने आता है जो लगातार सुर्खियों में रहने लगता है। यह नाम है पॉलिटिकल लॉबिस्ट नीरा रेडिया का। मीडिया के खबरों द्वारा यह इल्जाम लगाया जाता है कि नीरा रेडिया ने स्पेक्ट्रम लाइसेंस की बिक्री में टेलीकॉम कंपनीज और सरकार के बीच में बिचौलिए का काम किया और ए राजा को न सिर्फ भारी रिश्वत दिलाई बल्कि खुद भी इसके बदले काफी पैसा कमाया। इस सब का पर्दाफाश तब होता है जब नीरा रेडिया और ए राजा के बीच टेलीफोन पे हुई बातचीत पब्लिक में लीक हो जाती है। इससे न सिर्फ ए राजा को बल्कि सरकार को भी काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। खुलेआम देश की संपत्ति की दलाली करने की बात सुनकर देश की जनता में रोष की भावना पैदा होने लगती है। उधर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार और उसके मंत्री के खिलाफ नोटिस जारी होते ही विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हावी हो जाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस स्कैम पर भारी हंगामा देखने को मिलता है। इसी बीच उस समय के भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी विनोद राय अपनी एक रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं, जहां वो सरकारी खजाने से 1.76 खरब रुपए का नुकसान होने की बात बताते हैं। इस रकम को सुनकर देश में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ से सरकार के काम की आलोचना होने लगती है और ए राजा के इस्तीफे की मांग बढ़ने लगती है। इस घोटाले की आंच प्रधानमंत्री तक भी पहुंचती है। उन पर ए राजा को अपने पद का दुरुपयोग करने की छूट देने
और स्कैम हो जाने के बाद भी राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर के पद पर बनाए रखने की खूब आलोचना होती है। जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री द्वारा ए राजा को अपने पद से हटाए जाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। दबाव बढ़ता देख सरकार को अपनी साख बचाने के लिए ए राजा को अपने पद से हटाने का निर्णय लेना पड़ता है। दिसंबर 2010 में राजा अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके साथ ही ए राजा का टेलीकॉम मिनिस्ट्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और ये नया पद दिया जाता है वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को। लेकिन ए राजा के पद से हट जाने भर से उनकी मुश्किलें कम नहीं होती। साल 2011 के शुरू होते ही ए राजा की मुश्किलें और भी बढ़ने लगती हैं। फरवरी में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को 2G स्कैम में हुए घोटाले की जांच करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाने का हुक्म देती है। इसके साथ ही ए राजा और शाहिद उस्मान वाल्वा, जो उस समय स्वान टेलीकॉम का डायरेक्टर हुआ करता था, इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला भी सुनाती है। इसके बाद ये हिरासत का समय बढ़ता ही जाता है और कुछ दिनों बाद ए राजा को जुडिशियल कस्टडी के तौर पे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। मार्च 2011 में 2G स्कैम की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एक अलग सीबीआई कोर्ट का निर्माण किया जाता है। सीबीआई द्वारा दायर पहली चार्जशीट में राजा, बलवा और राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया के अलावा रिलायंस ग्रुप के एमडी गौतम दोषी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरि नायर, ग्रुप प्रेसिडेंट सुरेंद्र पिपारा तथा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर विनोद गोयनका और यूनिटेक लिमिटेड के एमडी संजय चंद्रा के नाम भी दर्ज किए जाते हैं। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाती है। आरोप ये है कि ये सभी कंपनीज 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेने के काबिल ही नहीं थी। फिर भी ए राजा ने रिश्वत लेकर इन्हें न सिर्फ लाइसेंस दिए बल्कि काफी कम दाम में बेच दिए। लाइसेंस मिलने के तुरंत बाद ये कंपनियां अपना लाइसेंस किसी और बड़ी कंपनी को बेचकर अरबों रुपए का मुनाफा कमाती हैं। इन सब के मुनाफे के चक्कर में फंसता कौन है? आम आदमी, जो मुनाफा उसकी जेब में जाना चाहिए था और जिसका उपयोग करके सरकार आम जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती थी, वो पैसा स्कैम करने वालों की जेब में चला जाता है। जैसे जैसे सीबीआई इस केस की छानबीन करती है, इस केस की और परत खुलने लगती है। सीबीआई अपनी दूसरी चार्जशीट में डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी और सांसद कनिमोझी और 4 अन्य के नाम भी शामिल कर लेती है। इससे ये पता चलता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे देश में किस हद तक फैली हुई हैं। सीबीआई तीसरी चार्जशीट भी दायर करती है, जिसमें एसआर समूह के प्रमोटर अंशुमन और रवि रुइया, इसके निदेशक विकास सर्राफ, लूप टेलीकॉम के प्रमोटर किरण खेतान और उनके पति आईपी खेतान और एसआर टेली होल्डिंग को भी नामजद करती है। ए राजा और शाहिद वल्वा के अलावा बाकी सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2011 के अक्टूबर महीने में सीबीआई की विशेष अदालत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर देती है। सीबीआई की विशेष अदालत नवंबर महीने में केस की सुनवाई शुरू करती है। मुकदमे की शुरुआत से ही तिहाड़ जेल में बंद ए राजा अपनी जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस में मौजूद रहने की गुजारिश करते हैं, जिसे कोर्ट द्वारा मान भी लिया जाता है। कोर्ट में चल रहे केस के दौरान एक मौका ऐसा भी आता है जब ए राजा अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री और उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गवाह के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन सीबीआई द्वारा चिदम्बरम और प्रधानमंत्री के कोर्ट में पेश होने की दलील का पुरजोर विरोध किया जाता है और वो सारा इल्जाम डीओटी पे डाल देते हैं। इस स्कैम में एक और बड़े उद्योगपति का भी नाम सामने आता है। ये हैं रिलायंस टेलीकॉम के मालिक अनिल अंबानी। सीबीआई अनिल अंबानी के खिलाफ भी अपनी जांच शुरू करती है। हालांकि टाटा और वीडियोकॉन जैसी बड़ी कंपनीज को सीबीआई की तरफ से इस मामले में बरी कर दिया जाता है। सुनवाई आगे बढ़ती है और सीबीआई नए तथ्यों को ध्यान में रखकर सन टीवी के मालिक दयानिधि मरन और उनके भाई समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग और फोर्जरी जैसे अपराधों के लिए ट्रायल करने की मांग करती है। कोर्ट द्वारा यह मांग वाजिब मानी जाती है और अक्टूबर 2011 में कोर्ट कहती है कि प्राइमा फेसी सारे सबूत इन अभियुक्तों के खिलाफ हैं और इनको सजा दिलाने के लिए इन पर मुकदमा चलेगा। इधर सीबीआई की विशेष अदालत की सुनवाई चल ही रही होती है कि मार्च 2012 में सुप्रीम कोर्ट
ए राजा को जमानत पर रिहा कर देती है। इसके साथ ही राजा को 20 लाख का बॉन्ड भरने और बिना इजाजत तमिलनाडु न जाने की सख्त हिदायत भी देती है। सुप्रीम कोर्ट राजा को टेलीकॉम मिनिस्ट्री के दफ्तरों में जाने पर भी रोक लगा देती है। हालांकि ए राजा के गृह राज्य तमिलनाडु में इस फैसले का काफी जश्न मनाया जाता है और डीएमके पार्टी के नेता एम करुणानिधि इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए राजा को पूरा समर्थन देने का दावा करते हैं। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनीमोझी, कलेगनगर टीवी के शरद कुमार, साइन युग के करीम मुरानी और डीबी रियलिटी के राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा को भी जमानत दे देती है। वहीं विशेष सीबीआई अदालत शाहिद बलवा को जमानत देकर इस केस में एक नया मोड़ ला देती है। आरोपियों को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ए राजा के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस रद्द कर देती है। इसी के साथ कोर्ट सरकार को इन लाइसेंस की फिर से बिक्री करने का सरकार को हुक्म जारी करती है। हालांकि ए राजा और बाकी अभियुक्त अभी तक बरी नहीं किए गए थे। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट को पी चिदम्बरम पर केस चलाने की अपील करते हैं, लेकिन कोर्ट इसे ये कहकर खारिज कर देती है कि चिदम्बरम के खिलाफ केस चलाने के लायक सबूतों का अभाव है। हालांकि ए राजा और उनके सहयोगियों की मुश्किलें अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थीं। 2014 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी भी अब इस मामले में घुस जाती है। ए राजा और कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि देश के पैसों को गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर भेजने के आरोप में नई चार्जशीट दाखिल की जाती है। हालांकि इस केस में भी कोई खास सबूत हाथ न लगने के कारण इसके कुछ खास नतीजे नहीं सामने आते। सीबीआई और ईडी की तहकीकात चलती रहती है और देखते ही देखते 3 साल का समय गुजर जाता है। साल आता है 2017। नवंबर 2017 में 5 साल तक केस की सुनवाई करने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट इसके बारे में आखिरी दलीलें सुनाती है और 5 दिसंबर 2017 को इस केस में अपना अंतिम फैसला सुरक्षित कर लेती है। साल 2017 खत्म होने के महज चंद दिनों पहले 21 दिसंबर 2017 को ए राजा और उनके बाकी सहयोगियों को तब तक राहत की सांस मिलती है जब स्पेशल कोर्ट राजा समेत सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाती है। इसे मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के लिए एक बड़ी विजय के रूप में देखा जाता है। सीएजी की 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान वाले बयान के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके आला नेता हर समय इस नंबर को कम करके बताते रहते हैं। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार को असल में कोई नुकसान हुआ ही नहीं है और ये स्कैम की सारी बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने जीरो लॉस की थ्योरी देते हुए अपनी सरकार और पार्टी की सफाई दी थी। स्पेशल कोर्ट के ए राजा को बरी करने के फैसले के बाद कांग्रेस की इन बातों को और भी ज्यादा बल मिलता है। हालांकि तब तक कांग्रेस की छवि को देश में काफी नुकसान हो चुका था। 2014 का आम चुनाव बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस 2019 का भी चुनाव हार जाती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शायद ही कभी इस स्कैम के कलंक को ढो पाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा देश की जनता को। एक आम आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, उसे इस स्कैम के बाहर आने के बाद काफी ज्यादा निराशा हुई। जब देश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ही अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करते पाए जाएंगे, तो कोई आम आदमी कितना हताश हो सकता है? इसकी परिकाष्ठा 2G स्कैम के आने वाले सालों में मिली। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ये सारा माजरा सरकार और देश की बदनामी करने के लिए खड़ा किया गया था। देश को इस स्कैम की वजह से न सिर्फ अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में जो गति देखने को मिल सकती थी, उसमें भी भारत बाकी देशों से पीछे रह गया। आज भी जब हम बाहर के देशों में 5G और 6G की बातें सुनते हैं, तो हमें याद आता है कि अगर ये स्कैम नहीं हुआ होता, तो शायद हम भी आज उन देशों की श्रेणी में खड़े होते। खैर, ये तो सच है कि आज मोबाइल और इंटरनेट के मामले में भारत काफी आगे निकल चुका है, पर यहाँ तक का सफर ऐसे ही स्कैम से भरा हुआ है। इस पूरे स्कैम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार और ए राजा को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप ऐसी कौन सी क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके सपोर्ट से ही हम ये कहानियां आप तक ला पाए हैं। जल्द ही मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।